नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्नी जी। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो या तो इसके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। और इसके पहले का जो वीडियो था, जो हमारा इसके पहले का पार्ट था, उसमें हमने राष्ट्रपति और संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया है तो जरूर देखिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी विधेयक तभी एक कानून का रूप धारण करता है जब उस पर लोकसभा राज्यसभा की सहमति होती है, वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है। उसके बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उसको अपनी मंजूरी दे देता है, संस्तुति दे देता है, तभी वह विधेयक कानून का रूप धारण करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिन के अंदर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है। आपके जो ऑप्शन है वो है 15 दिन, 30 दिन, 3 माह या फिर कार्रवाई करने का कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो पूर्णतः स्वतंत्र है कि वो कभी भी या कितने भी दिनों में उस विधेयक को संस्तुति दे सकता है। उसके ऊपर टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि वह 15 दिन के अंदर करे या 30 दिन के अंदर करे। इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिन का समय मिलता है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें निर्वाचन प्रचार के लिए अपने निर्वाचन जो फॉर्म होता है उसको भरने के बाद, नामांकन प्रक्रिया होने के बाद अपने प्रचार करने के लिए राष्ट्रपति को कितना समय मिलता है। इसके जो ऑप्शन है वो है 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या फिर 1 माह। आपको बताना है कि राष्ट्रपति को अपने निर्वाचन प्रचार के लिए कितने दिन का समय मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है 2 सप्ताह। नामांकन पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 2 सप्ताह का समय मिलता है जिसमें वह अपना प्रचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसे दूर करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई ऐसा विधेयक जिसपे संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं हो रही होती तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वह संयुक्त बैठक बुलाए। और उस संयुक्त बैठक को बुलाने का जो मेन कारण है वो किस प्रकार के विधेयक पर होता है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। जैसे कि विधेयक कई प्रकार के होते हैं और वो ऑप्शन में भी शामिल किए गए हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक या फिर इन दोनों प्रकार के विधेयक। तो ऐसा कौन सा विधेयक है, किस टाइप का विधेयक है जिस विधेयक पर सहमति ना हो या दोनों सदनों में मतभेद हो तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आपको उस विधेयक का नाम बताना है। तो ऐसा जो विधेयक है वो है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक पर यदि संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। यहाँ पर हम संयुक्त बैठक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। जो अनुच्छेद है, जो हमारा संविधान है, उसमें जो 108 अनुच्छेद है उसमें क्या बोलते हैं, जो संयुक्त बैठक है उसका वर्णन वहाँ पर किया गया है। और जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाता कौन है, उसको बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और जो उसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी थी संयुक्त बैठक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है। जो राष्ट्रपति है
वो धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है अथवा नहीं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, तो क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार है? आपके जो आंसर हैं वो हाँ या नहीं में जवाब, या फिर केवल वित्तीय आपातकाल के समय वो ऐसा कर सकता है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। क्या राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने से मना कर सकता है या नहीं मना कर सकता, या फिर वह केवल वित्तीय आपात के समय करेगा या राष्ट्रीय आपात के समय करेगा। तो आप अपने आंसर को अपने मन में भी गेस कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही हमारा आंसर बताया जाता है तो आप उससे ये चेक कर सकते हैं क्या आपका आंसर सही था या नहीं था, जिससे आपका एक टेस्ट भी हो सकता है अगर आप चाहें तो हम फिर से अब इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है नहीं। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है, वह स्वीकृति देने के लिए बाध्य है और वो धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया हुआ है और ये उसका संवैधानिक अधिकार है। तो किस अनुच्छेद के अंदर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 144 या फिर अनुच्छेद 178। इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका जो आंसर है, सही आंसर है, वो है अनुच्छेद 123। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। जब सदन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, जब संसद के किसी भी सदन में कोई भी अधिवेशन या कार्यवाही ना चल रही हो, उस समय अगर कोई कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उसको अध्यादेश के रूप में जारी कर सकता है और वह कानून के रूप में कार्य करता रहता है। जो भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कुछ समय के लिए कानून के रूप में कार्य करता रहता है। तो यहाँ पर जो अध्यादेश था वो ये है कि संसद की कार्यवाही जिस समय नहीं हो रही होती, उस समय अगर कानून बनाना आवश्यक है तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का आदेश होता है और वो उस समय जो कानून बनाता है वो अध्यादेश कहलाता है। अब ये कितने समय तक लागू रहता है ये हम अभी क्वेश्चंस के माध्यम से आपसे पूछेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है? जो राष्ट्रपति है उसको 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का आदेश तो मिला हुआ है, लेकिन किस सूची के विषय पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर राज्य एवं समवर्ती सूची। और ये जो सूचियां यहाँ पर दी गई हैं, इन सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उस अनुसूची की जो अनुसूची नंबर 7 है वहाँ पर इनका वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो इस जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है राज्य सूची। मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य सूची से रिलेटेड विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अगले अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिन के पश्चात तक प्रभावी रह सकता है? जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था कि उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से पूछेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा वो ये है कि जैसे राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया, अब अध्यादेश जारी क्यों किया? क्योंकि उस समय जो संसद था उसका अधिवेशन नहीं चल रहा था। अब जैसे ही अधिवेशन प्रारंभ होगा तो अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिनों के पश्चात तक अध्यादेश प्रभावी रह सकता है? मतलब कि एक समय दिया जाता है कि उतने समय में उस अध्यादेश को फिर से लोकसभा और राज्यसभा में हम पास करेंगे, पारित कराएंगे और फिर उसको कानूनी रूप देंगे। तो इस सब के लिए कितना समय मिलता है? 6 सप्ताह, 15 सप्ताह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? इनमें से कितना समय मिलता है जब राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात प्रभावी रहता है? तो इसका जो आंसर है
वो है 6 सप्ताह। मतलब 6 सप्ताह तक जो अध्यादेश है वो प्रभावी रहता है, लेकिन इसकी जो डेट है वो है अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक अध्यादेश प्रभावी रह सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत क्या कर सकता है। जैसा कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां होती हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत वर्णित है कि राष्ट्रपति को किसी भी सजा पाए हुए व्यक्ति की सजा को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह जो शक्ति है, इस शक्ति के अंतर्गत वह क्या क्या कर सकता है। इसके अंतर्गत वह पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, या फिर विराम लगा सकता है, या फिर उस सजा को छोटा कर सकता है, या फिर जो चौथा ऑप्शन है वो है कि वह सभी कार्य कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। मीन्स जो राष्ट्रपति है वो सजा पाए हुए व्यक्ति की सजा को पूर्ण रूप से क्षमा भी कर सकता है, उसको विराम भी कर सकता है और उसको लघुकरण भी कर सकता है। वह अपने जो उसकी कार्यपालिका है और उसके जो सदस्य हैं उनके विचारों और उनकी सहमति से ये सभी काम कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है और वह इनमें से किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किस स्थिति में करता है। जो आपातकाल है उसकी घोषणा राष्ट्रपति किस स्थिति में करता है। ऐसी कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। युद्ध की स्थिति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में। इनमें से किस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। मीन्स राष्ट्रपति युद्ध की स्थिति, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण, इन तीनों में से किसी भी स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब हम बात करेंगे आपातकाल। अगर हम आपातकाल से रिलेटेड कुछ तथ्यों की बात करें तो आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद, या पहले बात करें भाग में, तो भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल का वर्णन किया गया है। जो आपातकाल से रिलेटेड जो भाग है वो 18 है और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं 352 से 360 तक, उसके अंतर्गत सभी प्रकार के आपातकाल और उससे रिलेटेड तथ्यों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आपातकाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपातकाल होते हैं? एक वित्तीय आपात होता है, और एक आपातकाल होता है जब युद्ध की स्थिति या फिर बाह्य आक्रमण के समय आपातकाल लागू किया जाता है, और जो तीसरे प्रकार का होता है वो होता है एक पर्टिकुलर राज्य में जब वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है या वो ठीक से कार्य नहीं करती है, तो उस समय वहाँ पर एक पर्टिकुलर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और जो राष्ट्रपति शासन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वित्तीय आपात की, तो वित्तीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जैसा कि अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू कर दिया है या उसने उसकी घोषणा कर दी है, तो क्या उसके फैसले के विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आपका जो ऑप्शन है वो है हाँ, नहीं, या फिर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, या फिर कुछ विशेष परिस्थितियों में। ऐसी किस स्थिति में आपातकाल के विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है हाँ। मीन्स राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कोई विशेष परिस्थितियां यहाँ पर लागू नहीं है, सभी परिस्थितियों में भी न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है तो उसके कितने दिन के भीतर उसको संसद से भी स्वीकृति मिलना आवश्यक है। संसद के द्वारा भी उसको स्वीकृति मिलना आवश्यक है और संसद का अधिकार है। तो इसके लिए कितने दिन का समय मिलता है? 7 दिन, 15 दिन, 1 माह या फिर 6 माह।
इनमें से कितने दिन का समय मिलता है जब राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के बाद संसद की भी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 माह। राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा की तारीख है उसके 1 माह के भीतर उस आपातकाल की जो इस घोषणा हुई थी उसको संसद से ही मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 माह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? जैसा कि राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया, उसके 1 माह के भीतर संसद द्वारा उसको मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। जिस डेट में संसद ने मंजूरी प्रदान की है उस दिन से कितने समय तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो है 2 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 12 माह। इनमें से कितने समय के लिए आपातकाल लगा रह सकता है? लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि संसद के अनुमोदन से, जब संसद ने उसको पारित कर दिया उस डेट से, ना कि राष्ट्रपति की डेट से। तो संसद के द्वारा अनुमोदित तिथि से जो आपातकाल है वो 6 माह की अवधि तक लगाया जा सकता है। जो इसका जो आंसर है वो है 6 माह तक आपातकाल लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकती है? जो आपातकाल लगता है उस दौरान यदि लोकसभा की अवधि खत्म हो गई है तो उस अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है वो है 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। कितने समय के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 वर्ष। आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक सिर्फ एक बार जो 5वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपातकाल के दौरान संसद निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधान बना सकती है? जो आपातकाल का दौर होता है, आपातकाल का जो समय होता है, उस समय के दौरान संसद किस सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम या विधान बना सकती है या उसको बनाने का अधिकार दिया गया है? तो 7वीं सूची के अंतर्गत वर्णित हमारी वही 3 अनुसूची सूची कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनका जो वर्णन है वो अनुसूची 7 में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा ये था कि इनमें से किसमें आपातकाल के दौरान भी नियम बनाए जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, मीन्स संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, सभी सूचियों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर आपातकाल के दौरान भी नियम कानून बनाए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान, जिस समय आपातकाल लागू है उस समय किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जैसा कि भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिक हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उनमें से कौन सा अधिकार, जिसको स्वाधीनता का भी अधिकार कहते हैं, तो वो कौन सा अधिकार है जिसको आपातकाल के दौरान भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है संपत्ति का अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, या फिर जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। इनमें से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको बुक्स में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार कहा जाता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपातकाल के दौरान भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितने बार आपातकाल की घोषणा की है? जैसा कि पूर्व क्वेश्चन बताया गया कि आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण के समय में की जा सकती है, तो अभी तक
बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने कितने बार आपातकाल की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 बार। अभी तक बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। और ये 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय, उसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भी आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इन 2 कंडीशंस में बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, 1962 और 1971। इन 2 वर्षों में बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किसी भी कंडीशन में, यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं की जा रही है, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू किया गया था? इसकी जो डेट है वो आपको बतानी है। 26 अक्टूबर 1962, 5 नवंबर 1962, 4 दिसंबर 1965 या फिर 10 जनवरी 1968। इनमें से किस वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? जो राष्ट्रपति शासन है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था कि राष्ट्रपति शासन जो है किसी पर्टिकुलर राज्य में लगाया जाता है जब उस राज्य की संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक रूप से वहां पर कार्य नहीं होता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है। तो जो राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर ऐसा राष्ट्रपति करता है? आपके जो ऑप्शन है वो है राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री या फिर उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिवेदन मिलने पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के राज्यपाल के कहने पर या उनके निवेदन पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो राष्ट्रीय आपातकाल था और यह है राष्ट्रपति शासन, दोनों डिफरेंट हैं। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? इसका जो ऑप्शन है वो है 4 अप्रैल 1951, 20 जुलाई 1951, 27 अगस्त 1951 या फिर 23 दिसंबर 1951। निम्न में से कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है 20 जुलाई 1951 को सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? सबसे अधिक समय तक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा? वैसे तो कई प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन सबसे अधिक समय तक कहां पर लागू रहा ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके नागालैंड, पंजाब, असम या फिर जम्मू कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को वेतन निम्न में से किस निधि से दिया जाता है? जो भारत का राष्ट्रपति है इसको जो वेतन मिलता है, वेतन और भत्ते मिलते हैं, वो किस निधि से दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन है भारत की संचय निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से या फिर इन दोनों में से किसी भी निधि से या फिर इनमें से किसी में से भी नहीं मिलता है या कोई अन्य निधि जिससे दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगर यहाँ पर संचित निधि की बात करें तो संचित निधि का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में वर्णित किया गया है। संचित निधि को संविधान के 266 में वर्णित किया गया है और जो हमारी आकस्मिक निधि है इसका वर्णन 267 में दिया गया है। जो आकस्मिक निधि है इसमें से जो धन निकालने या धन निकासी का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है और राष्ट्रपति की संस्तुति
के द्वारा ही इसमें धन निकाला जा सकता है। हालांकि जो आकस्मिक निधि है वो केंद्र में अलग होती है और राज्यों को भी अपनी आकस्मिक निधि गठित करने का भी उल्लेख है, और ऐसा वहाँ की राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा जो है वो करती है। और केंद्र की बात करें तो केंद्र में संसद की लोकसभा, और जो राज्य है उसमें राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा ही आकस्मिक निधि का गठन किया जाता है। लेकिन इसमें जो निकासी का जो अधिकार है, केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो निकासी का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति अपने जो कार्यपालिका है उसके सदस्यों की सहमति के द्वारा ही ऐसा कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की जो 6 माह की अवधि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया। जैसा कि 1976 के पहले राष्ट्रपति शासन 6 माह की अवधि तक लगाया जाता था, एक बार में 6 माह की अवधि तक के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको कितना कर दिया गया, 9 माह, 12 माह, 15 माह या फिर 18 माह। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 माह, मीन्स 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन के बाद एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइए, जिससे उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएगी। और आप फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारा लर्न ईजी नाम का ग्रुप है, जिससे जुड़ करके आप हमसे फेसबुक से के द्वारा भी वहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करा जाएगा और वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।